आई युवा, अब मैं सीधे आता हूँ, ये आपने बिल्कुल अपना पॉइंट बहुत वैलिड तरीके से रखा, तार्किक तौर पर मुझे समझ में आ रहा, लेकिन अब ये जो पूरी लेथार्जी कह लें या सोची समझी सुनियोजित रणनीति या षड्यंत्र कुछ भी कह लें, ये कैसे, इसको ब्रेक कैसे किया जाए? चूंकि यहाँ तो सब मिले हुए जी दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे तो अरविंद केजरीवाल का वो वाक्य याद आ रहा है कि सब मिले हुए जी, तो यहाँ पर तो वो भी मिले हैं, वो भी मिले, वो भी मिले, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। रुद्र प्रताप अकेले क्या करेंगे? नक्कार खाने में तूती तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें इस देश की जनता को इस सवाल को पूछना पड़ेगा कि आखिर परिसीमन पर रोक क्यों लगी। क्योंकि इस देश का लोकतंत्र मुझसे नहीं बनता है, इस देश का लोकतंत्र 145 करोड़ लोगों से बनता है। इस देश का लोकतंत्र न किसी नेता से बनता है, न प्रधानमंत्री से बनता है, न किसी पद से बनता है। अगर देश के लोकतंत्र में जनता की आस्था नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो इस सवाल को हर लोगों को पूछना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति से जिसके आप समर्थक हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता से सवाल पूछें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे व्यक्तिगत फायदे की बात हो रही है, ये तो हम देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना। राष्ट्र प्रेम ये थोड़ी होता है कि आप सेना में भर्ती होकर के देश के लिए बलिदान दे दीजिए। राष्ट्र प्रेम हर उस व्यक्ति नागरिक का कर्तव्य है जो हम अपने राष्ट्र के प्रति कर सकते हैं। तो अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम बहुत सारे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन हम अपने आंख बंद करके अगर हम अपने लोकतंत्र को बर्बाद होते देख रहे हैं तो उसमें गुनाहगार कौन है? वो हर व्यक्ति है जो देख रहा है। क्योंकि वो संख्या जो बढ़ने वाली है, जो 900 के आसपास संख्या बढ़ेगी, तो वो संख्या मैं थोड़ी वहां पर जाकर के बैठने वाला हूं। वो 900 लोग कौन है जो वहां पर बैठेंगे, या लगभग 8,000 के आसपास विधानसभा की सीटें जो बढ़ जाएंगी, वो कौन लोग हैं? तो वही लोग होंगे ना जो राजनीति में अभी भी कार्य कर रहे होंगे। तो एक सीट के लिए करोड़ों में सीटों की बोली लगाई जा रही है, सीटें बेची जा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उस तरीके से अपने आप को देखिए ना कि सीटें बढ़ेंगी तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं लोगों का होगा ना जो अभी राजनीति का हिस्सा है। भाई, आज इस देश की राजनीति की वो दुर्दशा हो गई है कि अंतिम समय में टिकट बांटे जा रहे हैं, और जिसको टिकट मिल जा रहा है उसको आपको वोट देना है। जनता के बीच का तो व्यक्ति है नहीं। अगर हम जनता के बीच होते तो हम उसके बीच में काम कर रहे होते और लोगों को ये पता होता कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन है, या हम चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं। अब तो पार्टियां तय कर रही हैं, आप प्रत्याशी को तो वोट दे नहीं रहे हैं। भाई, पार्टी और प्रत्याशी में फर्क होता है। जनप्रतिनिधि पे एक प्रत्याशी होता है, एक व्यक्ति होता है, पार्टी थोड़ी होता है। आप अगर पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आप जनप्रतिनिधि कैसे चुन रहे हैं? तब तो आप पार्टी चुन रहे हैं। ये तो डिलिमिटेशन अगर मान लीजिए सुधर भी जाता है तो इससे भी पार्टी बात कहाँ से खत्म हो जाएगा? नहीं, इसलिए एक वैचारिक अधिष्ठान तो होता है ना। देखिए, उसकी वजह सिर्फ क्या है कि जब चीजें समीकरण फिक्स हो जाते हैं तो आप उसको कंट्रोल करने लगते हैं। जब ये चीजें नहीं फिक्स होंगी तो जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना पड़ेगा, क्योंकि हर 10 साल बाद आपको उपयुक्तता देखनी पड़ेगी जी। क्योंकि आपको, अगर मैं एक व्यक्ति ऐसे कह रहा हूं कि अगर मैं ही एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं उस सीट पर काम कर रहा हूं, वहीं से चुनाव लड़ रहा हूं और बार बार जीत रहा हूं, तो भी मुझे उस चीज पे इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि हर 10 साल बाद सीट का एरिया बदलता है। कुछ एरिया मुझसे कटेंगे और कुछ एरिया मुझ में जुड़ेंगे। तो उन समीकरण को मुझे बैठाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब चीजें फिक्स नहीं होंगी तो आपको उनको भी प्रभावित करना पड़ेगा। एरिया कटेंगे, जाएंगे, आएंगे। यही तो दिक्कत हो रही है कि सारी चीजें फिक्स हैं। अगर हम मान लीजिए किसी भी लोकसभा को आप उठाकर देखते हैं तो उसके सारे जातिगत समीकरण कैसे पहले आ जाते हैं? मतलब वो जो यथास्थितिवाद है, और बल्कि यूं कहा जाए जो आप कह रहे हैं कि सारी चीजें उन्होंने फिक्स करके ये समझ लिया है कि भाई ठीक है, इतने लाख लोग वोट नहीं देते ना देते, इतने हजार लोग नहीं देते ना देते, उनकी अनदेखी हो जाती है। आपने कुछ एक खास कुनबे, खास वर्ग, खास क्षेत्र को आपने टारगेट किया और उस हिसाब से आपको पता है कितने मार्जिन से आप जीत जाएंगे, और आपकी यही रणनीति होती है, यही आप कहना चाहते हैं। जी। तो ये आपको लगता है कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो इससे ये ब्रेक होगा? जी, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा इसको थोड़ा खोल के समझाएं जनता को। इस तरह से ब्रेक होगा कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर हम दिल्ली को लेते हैं कि अगर दिल्ली की अभी लोकसभा की सीटें 7 हैं, डिलिमिटेशन होता है ये सीटें बढ़ के 15 हो जाएंगी, तो क्षेत्र जो एरिया है उसी 7 में से वो कट के 15 हो जाएंगे। तो कुछ क्षेत्र एक दूसरे से कट के एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है कि हर चुनाव में आपके कुछ क्षेत्र कटेंगे और कुछ क्षेत्र जुड़ेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के दोनों तरीके हैं। जनसंख्या का आधार भी होता है और क्षेत्र भी बदलता है। तो जिससे क्या होता है कि आप समीकरण को फिक्स नहीं कर पाएंगे।
इसको बनाने के पीछे देखिए जो मंशा थी, इसको डिलिमिटेशन को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान में जब इसको लाया गया तो इसीलिए लाया गया था कि इस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन होगा। परिवर्तन जब होगा तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन आयोग एक अलग तरह का आयोग होता है, वो अपने हिसाब से करता है, तो आप ये भी नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि मेरे क्षेत्र से कौन सी चीजें कटेंगी और कौन सी चीजें जुड़ेंगी। तो इसलिए आपको बेहतर काम करके ही उसी के माध्यम से आपको जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि जब वो सीट कट जाएगी तो आप 10 दिन में तो चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ आपका काम हो जाता है। ठीक है। जो बेस था। दूसरी चीज एक और थी उसके पीछे की, कि राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता है, तो कोई आदमी रिटायर कैसे होगा? उससे बेहतर आदमी उसको रिप्लेस कर देगा। आज आप देखिए, हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी हैं, उनको संन्यास लेना पड़ा ना, क्योंकि अगर नहीं लेते तो एक समय के बाद उनको मजबूर हो जाना पड़ता, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाता कि इनका परफॉर्मेंस नहीं है तो ये क्यों है इसमें रहे। विराट कोहली, रोहित शर्मा इतनी दूर जाने की क्या बात है, इनको भी करा ही गया। मैंने क्या कहा, ये है महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी महान व्यक्ति हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि सामने वाले की परफॉर्मेंस आपको वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती है। आज आप एक बात बताइए कि इस देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। किस आधार पर बने थे? क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे। ठीक है। उसके सिवा इस देश में आप एक बात बताइए कि कोई आदमी आज के डेट में ऐसा आपको दिखाई दे सकता रहा है कि जो 40 साल की उम्र में इस देश का प्रधानमंत्री बन सके? मुख्यमंत्री के तौर पर प्रफुल्ल महंत और कुछ लोग अपवाद जरूर हुए थे, लेकिन मैं वही बात वो अपवाद ही हैं। वो अपवाद हैं। मैं प्रधानमंत्री के तौर पे बात कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री के तौर पे कोई भी व्यक्ति 40 साल में इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक बात है।